हाँ जी, आज का टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आखिर वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं आपको उस दिन समझा रहा था, एक मेथड हमारे पास होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। ज्योमेट्रिकल मेथड की ही पहले बात कर लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेटिव मेथड पे चलेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड में वेक्टर्स क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग लॉ हैं। इसमें फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पहले मैं समझाता हूं, फिर हम इसको लिख लेंगे। ओके, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी दो वेक्टर्स हैं उनको ऐसे बनाइए। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स है जिनको आपको ऐड करना है। ये है वेक्टर ए मान लेते हैं, और ये है वेक्टर बी। आपको इनको ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली इन दोनों वेक्टर को ऐसे सेट करो कि ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड बन जाए। पैरेलल शिफ्टिंग का कंसेप्ट मैंने बताया था, हम शिफ्ट तो कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐसे सेट करना है, इन दोनों को ऐसे सेट करना है कि ट्रायंगल की दो साइड बन जाए। और सेट करते टाइम ये ध्यान रखना है, इसके हेड पर, पहले के हेड पर दूसरे की टेल आ जाए। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड साइड, वो तो नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने आपको उसके लिए बताया था, एंगल बिटवीन के लिए। मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जब आपको एंगल बिटवीन दो वेक्टर निकालना होता था, या तो आप हेड और हेड करो या टेल और टेल करो। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन में ये सिस्टम नहीं है। एडिशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दो वेक्टर को इस तरह से ऐड रखो कि वो पहला वेक्टर ट्रायंगल की फर्स्ट साइड को बना पाए और दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड को बनाए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल की थर्ड साइड से होगा। क्या मतलब? देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, आपने इसको पहला ट्रायंगल की फर्स्ट साइड से सेट किया, ये ऐसे सेट किया। इसी के बिल्कुल जैसा वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। और दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड से सेट किया, इस तरह से सेट किया कि दोनों की हेड और टेल मैच करे। तो जो आंसर होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से दिया जाएगा, और अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर का मतलब है, आप पहले ऐसे गए, फिर आप इस डायरेक्शन में गए, आप पहले ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे नहीं आना, अब उल्टी तरफ जाना है। तो ये जो आपका वैल्यू आया है, इसको हम, जो थर्ड साइड आई है, इसको हम रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। दो वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली ऐड करने का ये तरीका है, और ये वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ बना रहा होगा, थीटा। क्लियर? स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। लिखिए, if two vectors are represented by if two vectors are represented in magnitude and direction, ट्रायंगल लॉ के लिखवा रहा हूं, ठीक है। if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangles taken in the same order, then their resultant is given by the third side of triangle taken in opposite order. Then the resultant is given by the third side of triangle taken in opposite order. ओके, अब मान लो आपको इस रूल से ऐड करना है। मैंने कहा ये एक वेक्टर है, मान लो 4 न्यूटन का, और इसको और ये 3 न्यूटन के वेक्टर को ऐड करो ट्रायंगल लॉ से।
तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे सेट करेंगे कि ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो जाएं। ये रहा फर्स्ट वेक्टर ट्रायंगल की फर्स्ट साइड से, और दूसरा वेक्टर सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि इसके, हाँ, इसके हेड पर उसकी टेल आ जाए। ये रहा, यहाँ पर वो हेड टेल मेथड चलता है। ओके, तो फाइनल आंसर कहाँ है? मान लो आपने ये ज्योमेट्रिकली बनाया, आपने बिल्कुल 4 न्यूटन को 4 सेंटीमीटर बना लिया। 1 न्यूटन, आप ग्राफ पेपर बना रहे हैं तो आपने 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर बनाया, तो 4 न्यूटन 4 सेंटीमीटर, और वो 3 न्यूटन 3 सेंटीमीटर। तो जब ये आप पहले वेक्टर की टेल को और इसके हेड को ज्वाइन करेंगे, टेल हेड ही चल रहा है, तो ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी आप नापना, ये रिजल्टेंट होगी। अगर आप बनाएंगे इसको माइजर करके तो ये बिल्कुल 5 न्यूटन आएगी। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 5 न्यूटन का है। ओके, और किस एंगल पे है? वो ये वाला एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ से एंगल देखना, फर्स्ट वेक्टर से ये एंगल मेजर करना, जो भी एंगल होगा हम बोलेंगे ये एंगल वो इसके साथ बना रहा है। वैसे इस केस में 37 डिग्री आएगा जब आप मेजर करेंगे तो। हाँ, एंगल कैलकुलेट करने को दे सकते हैं, पर आप ज्योमेट्रिकल मेथड बना रहे हो तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होगा, आपके पास मेजरमेंट होगी, आप बना आप मेजर करना, आप देखेंगे 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री फ्रॉम 4 न्यूटन, या एट 4 न्यूटन, है ना। 4 न्यूटन वाला जो फोर्स है, यानी कि जो मान लो ये अगर फोर्स है तो F1 वेक्टर से 37 डिग्री होगा ये, है ना। किस तरफ? अगर डायरेक्शन वाइज चलो तो ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, तो हम बोलेंगे 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया, ईस्ट से ना। ये ईस्ट वाला हमने 4 न्यूटन ले लिया, इससे इतना 37 डिग्री हो गया। ज्योमेट्रिकल मेथड में आप उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स लेकर बना सकते हो, मतलब ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन लेके बना सकते हो ट्रायंगल लॉ से। ओके, स्टेटमेंट लिख लिया है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। इसी तरह से कभी कभी हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना चाहते या नहीं लग सकता, तो फिर दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने वेक्टर के लिए? सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है अगर आपने दो वेक्टर को ऐसे सेट कर लिया कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह बन जाए, सपोज ये आपने एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर आपने, ये वेक्टर है, इनको ऐड करना है, और अब आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना चाहते हैं, तो आपने ये फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को ऐसे सेट करना है कि ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें पैरेललोग्राम की, और इस तरह से पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को, साथ साथ वाली, तो बी को आपको अब यहां पर लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? हम कहेंगे पहले हम एक काम करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो मान लो ये अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लगे तो ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा, बनेगा। सो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा, डायगोनल से दिया जाएगा, और वो डायगोनल बिल्कुल वहीं से होगा जहां पर दोनों की टेल ज्वाइन कर रही है। मतलब ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये रिजल्टेंट हो गया। ये क्लियर? दोनों लॉ हैं लगाने के लिए, या तो आप ट्रायंगल लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ में आपने हेड के ऊपर इसका टेल रखा था, और एंगल ऐसे केस में आप जानते हैं बीच वाला ऐसे नहीं आता, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, इसको पीछे लाओगे तो एंगल निकाल पाओगे। एंगल के बारे में अभी आपको समझा दूंगा और भी। चलिए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, किसकी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेथड भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। लिखिए, if two vectors are represented in magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, by the two adjacent side of parallelogram,
if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram, then their resultant vector is given by the diagonal of a parallelogram starting from their co-initial point. को-इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जहां पर ये दोनों खुद स्टार्ट हुए थे, यानी कि ये वाला पॉइंट। देखिए क्लियर हो गया। हाँ जी, नोट हो गया। को-इनिशियल पॉइंट जहां से ये दोनों खुद स्टार्ट हुए हैं, यही वाला पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, या तो लिख दो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन टेल, जहां कॉमन टेल है। चलें आगे। अगर दो से ज्यादा हो सकता है तीन भी जोड़ने पड़ जाए, चार भी हो जाए, तो उस केस में हम लॉ होता है दैट इज नोन एज पॉलीगन लॉ। हाँ जी, अगर दो से ज्यादा वेक्टर हमें जोड़ने पड़ जाते हैं तो उसके लिए जो हम लॉ लगाते हैं दैट इज नोन एज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या है? मान लीजिए अब मैंने आपको कहा ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, ठीक है, एक वेक्टर ये है वेक्टर सी, और एक वेक्टर मान लो ये है वेक्टर डी। ऐसे चार वेक्टर दे दिए। अब हमें कहा गया कि इनको ऐड कीजिए, आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी ये निकालना है, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ बोलता है इन सबको सेट करने लग जाओ जैसे पॉलीगन की साइड्स होती हैं, और ऑर्डर मेंटेन करो। जैसे ए का आपने पैरेलल शिफ्ट करा, ये रहा ए वेक्टर। वेक्टर बी क्या करना है, जैसे ट्रायंगल लॉ था ना उसी की तरह लगाते जाना है, वेक्टर बी को आगे लगा देना है। ट्रायंगल लॉ को ही समझ लो एक्सपैंड कर दिया। अच्छा, वेक्टर वेक्टर सी को कहाँ लगाना है? वेक्टर सी को बी की टेल पे लगाना है। बी की टेल पे लगाओ वेक्टर सी को, तो वेक्टर सी का पैरेलल शिफ्ट करो, ये ऐसा आ गया। आ गया। वेक्टर डी को कहाँ लगाना है? फिर इसको आगे लगाना है, ये। रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? अब ये जो आखिरी जो साइड है ना, इसको ज्वाइन कर दो उल्टे ऑर्डर में। ये क्या है? इनका सम है। तो अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल लॉ को ही हमने एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं है। पॉलिंग लॉ लॉ नहीं, शेप तो डिपेंड करता है वेक्टर कैसे हैं, पर ये ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर आपको ज्यादा वेक्टर्स गिवन है तो आप उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करते जाइए, पॉलीगन की साइड से सेम ऑर्डर में चलते जाइए। तो जो आखिरी क्लोजिंग साइड होगी ना, वो उल्टे ऑर्डर में लेना है, वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। लिखिए लॉ, लिखिए, फिर मैं एक बात और बताता हूँ। पॉलीगन लॉ में लिखिए, if the vectors are represented in magnitude and direction, if the given vectors are represented in magnitude and direction
by the sides of polygon taken in the same order, then the resultant vector is given in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite order. मैं फिर से बोलता हूँ, if the given vector are represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in the same order, then the resultant vector is given by the closing side of the polygon taken in opposite order. Clear? नोट कर लिया? फिर से बोलूं? अब थोड़ा सा इसको एक लेवल से और समझिए। मान लीजिए कभी कभी आपको तीन वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर है वेक्टर ए कुछ इस तरह से। एक सेकेंड। मान लीजिए आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। मान लीजिए इनकी लेंथ बराबर है और ये है वेक्टर सी, ठीक है। मैंने कहा बताइए इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा। तो आपने कहा ठीक है सर मैं जोड़ता हूँ। आपने पॉलीगन नाम लगाया, वेक्टर ए रखा, पॉलीगन की दूसरी साइड से आपने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और आपने पॉलीगन की थर्ड साइड से ये तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट किया सी। आपने देखा ये तो क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। क्लोज मतलब अब आपको कोई साइड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल वहां जाके मिला जहां पर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें तीनों का सम क्या होगा? तो आप बोलेंगे अगर सर साइड होती तो ही तो मैं, क्या होगा? नहीं, जीरो हो गया। अगर कुछ गैप बचता तो वही तो लेंथ होती, वही तो डायरेक्शन होती, यहाँ तो बचा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर पॉलीगॉन लॉ लगाते लगाते पॉलीगन पूरा क्लोज्ड हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी कि वो जीरो वेक्टर होता है। लिख लो नोट डाल के, फॉर अ क्लोज्ड पॉलीगन द रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो। फॉर द क्लोज्ड पॉलीगन रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो। क्लियर? ये जो हम मेथड लगा रहे हैं ये सारे कौन से मेथड हैं? ये सारे आपके ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है। आप बोलोगे सर हर बार ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, मान लो हमें कोई वैल्यू में दिया होता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। चलो उस मेथड को समझते हैं, मतलब कैलकुलेटिव मेथड जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड किस चीज के मेथड है? ये वेक्टर्स को ऐड करने के। अब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नहीं बनाने, अब हम कैलकुलेशंस करके निकालेंगे। ओके, इसमें भी यही दोनों वेक्टर हैं। एनालिटिकल मेथड में भी आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम से रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। ओके, आइदर यू कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और आप निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट तो हमने लिख ली है। जिन भी दो वेक्टर को ऐड करना है उनको ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कीजिए इन सेम ऑर्डर। आगे आगे चलते जाइए, मतलब पहले वाले के हेड पे दूसरे का टेल लगाइए तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्लोजिंग साइड से मिल जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेशन अगर हमें दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए मान लीजिए हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो हमने ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया ट्रायंगल की फर्स्ट साइड से, और ये हमारा वेक्टर बी हमने इसके आगे लगा दिया।
ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इस आर वेक्टर की ए और बी के टर्म में। हमें तो ए और बी दी जाएंगे, और इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, एंगल क्या अभी हम इस टाइम पे जो ड्राइंग बनी हुई है उसमें एंगल बता सकते हैं? आंसर नहीं। एंगल तो हमेशा तब होता है जब इनके हेड से हेड हो या टेल से टेल हो। तो एक काम करते हैं, बी का पैरेलल शिफ्ट करते हैं, और बी का पैरेलल शिफ्ट हम यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एंगल इनके बीच में होगा थीटा, और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे और प्रोड्यूस करूं तो ये वाला एंगल भी इनके बीच में, वो एंगल है थीटा। एंगल समझ में है? मैंने बाहर का क्यों लिया है, अंदर वाला एंगल क्यों नहीं लिया? हेलो, आपको समझ में है मैंने थीटा ये वाला बाहर का एंगल क्यों लिया है? क्योंकि एंगल बिटवीन, नहीं नहीं, एंगल हेड और टेल के बीच में दिया जाता है। दोबारा देख लो मैंने क्या किया है, मैं फिर हटा रहा हूँ। डिस्टरबेंस बंद करो ये। अभी अगर हम, कोई बच्चा कहता कि सर ये वाला एंगल इनके बीच में है, तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले वाले का हेड है और दूसरे वाले का टेल है, ऐसे एंगल नहीं देखा जाता। कैसे देखा जाता है? या तो दोनों का हेड हो या दोनों का टेल हो। तो उसके लिए हमने बी की पैरेलल शिफ्टिंग कर ली, और बी को थोड़ा पीछे ये ऐसे बना दिया, ताकि दोनों के हेड से हेड मिल जाए। अब अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल हमारा इंपॉर्टेंट होता है, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, ये एंगल है थीटा। अच्छा, अगर हमें इसको ऊपर दिखाना है तो हमने इस लाइन को कहा प्रोड्यूस करो। अगर ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है थीटा, वो कौन सा एंगल है? वो बाहर वाला एंगल है, ये वाला दिख रहा है, अंदर वाला एंगल नहीं है। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और आपको अब ब्लैक से ही दिखाता हूँ। मतलब जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो ये वाला एंगल लिया जाएगा, दैट इज थीटा। ओके, क्लियर? डायग्राम बना लिया? हाँ जी, डायग्राम बना लिया। ध्यान कहाँ है आपका? ये ए वेक्टर है, अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ। ये बी वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? हमारा काम है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। तो लेट अस फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसके लिए हम एक पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, बिल्कुल राइट एंगल पर, और यहाँ पर ये नाम रखते हैं डी। ओके, ये थीटा भी हटा लेते हैं, हमें पता ही एंगल थीटा है। थोड़ा स्पेस के लिए ये स्ट्रेट लाइन रखते हैं। ये वाला एंगल अंदर वाला कितना है? थीटा। ठीक है ना? थीटा एंगल कौन सा वाला है? ये जो ये अंदर वाला एंगल है। ओके, चलो, अब हमें इसमें क्या निकालना है? हमें आर की वैल्यू निकालनी है ए और बी के टर्म में। अगर आप ट्रायंगल बीसीडी में ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल बीसीडी को ध्यान से देखें, और बीसीडी ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लगा दें, बोलो साइन थीटा क्या होता है? इसको मान लो अभी फिलहाल के लिए एक्स, और इसको मान लो बीडी को वाई। बोलिए साइन थीटा क्या होगा? अगर आप ट्रायंगल बीसीडी में साइन लगाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को माना हमने एक्स, एक्स और हाइपोटेन्यूज है आपका बी। ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई b साइन थीटा। x को क्या लिख सकते हैं? b साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में ही दोबारा से cos थीटा लगा दें एक बारी, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है y और हाइपोटेन्यूज है b, तो y की वैल्यू क्या हो गई? b cos थीटा। याद रहेगी दोनों वैल्यू? नोट कर लो।
हम ट्रायंगल BCD में गए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 डिग्री। तो हमने इस पे पाइथन लगाई और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। चलें आगे। अब आपके पास y की वैल्यू है b cos थीटा, y की वैल्यू क्या है b cos थीटा, और x की वैल्यू है b sin थीटा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, दोनों वैल्यूज आपने निकालनी है, x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू पता है। अब आप आ जाओ बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में दिख रहा है। ACD में जो हमें निकालना है AC, वो तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। देखा जाए तो ACD क्या है, हाइपोटेन्यूज। और आप अच्छी तरह जानते हो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज CD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस है AD का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। AC जो हाइपोटेन्यूज है, जिसको हमने R रिजल्टेंट का नाम दे रखा है, विल बी गिवन बाय CD का स्क्वायर। CD को ध्यान से देखो, CD में AD आता है प्लस BD आता है। CD में A से लेकर D तक भी है और BD है, यानी कि A प्लस वाई है। और A तो ठीक है, Y को हमने अभी अभी सॉल्व किया था, सॉरी CD तो X था, सॉरी माय मिस्टेक। CD तो X है, बताते ही नहीं आप। CD इज बेसिकली X, है ना। तो CD का स्क्वायर मतलब X का स्क्वायर, और X की वैल्यू हमने निकाली थी B sin थीटा। इट मींस इट इज B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज AD का स्क्वायर, व्हाट इज AD का स्क्वायर? बिल्कुल, AB इज A प्लस BD इज Y एंड Y इज B cos थीटा। ये पूरा बन गया AD और इस पूरे का होल। ओके, एक मिनट यहाँ होल्ड कर लगा दो मुझे। ओके, क्लियर। देखो यहाँ तक नोट कर लिया। चलो अब इसको ओपन करो और इसका रिजल्ट मुझे बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो, ओपन करो। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। R इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इस पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों बी कहाँ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ओके, अब ऊपर ध्यान ध्यान से देखते जाओ, स्टेप नोट करते जाओ। देखिए, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो क्या होता है, वो क्या होता है, 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट में हमारा आंसर आ रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वेक्टर है ये, है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपने बताया आएगा बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का आपके पास आ गया। जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और उनके बीच में कुछ एंगल होगा, तो उनका रिजल्टेंट
इसी फॉर्मूला से निकलेगा, पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू ए बी और उनके बीच का एंगल cos थीटा अंडर रूट। अभी मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। ठीक है, एक काम तो हो गया कि हमें रिजल्टेंट का यानी कि a प्लस बी को रिजल्टेंट बताना यानी कि मैग्नीट्यूड बताना आ गया। दूसरी बात, अब हम इसकी डायरेक्शन भी पता करनी है कि जो रिजल्टेंट है ये कहाँ गया। तो हम कहेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ थीटा एंगल बीटा बना रहा है। मान लो एंगल बना रहा है कितना, बीटा, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी हमने ले रखा है। थीटा कौन सा एंगल था, जो इनके बीच वाला एंगल था यानी कि ये वाला। तो अब हमने कहा चलो रिजल्टेंट कोई एंगल बना रहा है और वो एंगल है बीटा, तो लेट अस राइट दिस आल्सो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम आर वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता कर रहे हैं कि यार किस डायरेक्शन में गया है फर्स्ट वेक्टर के हिसाब से। अगर फर्स्ट वेक्टर ऐसे गया है तो उससे कितना किधर गया है हम वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो लेट रिजल्टेंट यानी कि आर वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद वेक्टर ए। ठीक है ना। एंगल के लिए पहले आपको कोई रेफरेंस चूज करना पड़ता है। भाई आप बोलो ये एंगल बन रहा है, तो एंगल अगर ये बन रहा है तो इसके हिसाब से बन रहा है ना। अगर ये लाइन ही चेंज हो गई नीचे वाली एंगल, तो एंगल भी चेंज हो गया। तो हमें एक पहले रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है, तो हमने ये लिया। अच्छा, अगर ये बन रहा है तो व्हाट इज tan बीटा। अगर हम फिर वही ट्राइंगल में जाएं, इन ट्राइंगल ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर दैट इज x, या चलो सी डी लिख लेते हैं। दिख रहा है, सी डी अपॉन में ए डी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी डी, एक्स। एक्स क्या था, बी साइन थीटा। व्हाट इज ए डी, ए डी था ए प्लस बी डी, और बी डी क्या था, बी कॉस थीटा। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन। तो जो रिजल्टेंट है वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल है बी साइन थीटा, मतलब सेकंड वाले का साइन। साइन थीटा कौन सा एंगल है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। बीटा कौन सा एंगल है, जो रिजल्टेंट बना रहा है। रिजल्टेंट जो फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है बीटा, थीटा उनके बीच वाला एंगल है। नोट करो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनालिटिकल मेथड से। अब इसकी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होंगे आपको। फॉर्मूला नोट करो, कर लिया। ठीक है, अगर हमें इसी को पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव करना हो तो क्या फर्क है, लेट अस सी। अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है और हम पैरेललोग्राम लॉ से लगाना चाहते हैं तो आंसर हमारी फिगर में चेंज आएगा। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, वेक्टर ए। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें तो वेक्टर बी यहाँ लगेगा, बताया था मैंने, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। अब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करो 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 करो, ये पैरेललोग्राम क्लोज्ड हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये पूरा थीटा मान लिया जाएगा, देखो टेल से टेल मिली हुई है, और ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है बीटा। अब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है, फिर दोबारा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपको ए सी निकालना है यानी कि ये आपका आ रहा है। अब बिल्कुल सेम हो गया, बस फिगर देखो। कौन से ट्रायंगल में जाओगे, आप ट्रायंगल ए सी डी में चले जाओ, पिछली बार की तरह ही। सी डी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। सी डी की, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, सी डी की वैल्यू की बी साइन थीटा। बी डी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी बी कॉस थीटा, और वो बी साइन थीटा। फिर क्या करोगे, फिर इस ट्रायंगल में जाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकालोगे, सेम आएगी। फिर ये टेन बीटा निकालोगे, सेम आएगा। तो सिर्फ क्या फर्क है दोनों लॉ के प्रूव करने। मान लो आपको आ जाता है प्रूव ट्रायंगल लॉ या डिराइव द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो पहले वाली फिगर बना देना। और यही आता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर
तो ये वाली फिगर बना देना, बस फिगर का फर्क है, रिजल्ट दोनों में ही सेम आने वाले हैं। ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा और एक दो चीजें समझो। अगर मान लीजिए, दोबारा से समझिए, ये एक वेक्टर फोर्स है 3 न्यूटन का F1। चलो इसको A1 अब की बार A1 नाप दीजिए। चलो वेक्टर A1 है 3 न्यूटन, और इसी डायरेक्शन में वेक्टर B है 4 न्यूटन। फोर्स ही मान लो चलो। तो ये बॉडी पर टोटल फोर्स 7 न्यूटन लगेगा सीधा। ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर्मूला से चेक करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, दैट इज A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। 2AB कॉस थीटा। चलो अगर हम यहां पर लगाना चाहें, ए क्या है? ए क्या है? पहला वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 3 का 9। दूसरा वेक्टर बी का 4 का स्क्वायर 16, इट इज 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इनके बीच का एंगल। बताओ कितना एंगल है और ए और बी के बीच में? 0 0। दोनों पैरेलल वेक्टर है। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। नहीं, कॉस 0 क्या होता है? हाँ, 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो ये कितना हो गया? 2 इंटू A² 2AB कॉस थीटा। हाँ, 2 3 6 4 24। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? ये कितना आया? 25। ये कितना आ रहा है? 24। 25 49। और आपने बोला था 7। अभी भी 7 आ रहा है, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो आपका काम आसान हो गया, है ना? अच्छा, ठीक है। क्या हम उसके लिए कोई ये शो कर सकते हैं दोनों ऐड हुए? हाँ, बिल्कुल शो कर सकते हैं। देखो, अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लेकर चलो तो देखिए, वैल्यू नहीं डालो, फॉर्मूला बनाते हैं। तो उस केस में R इज इक्वल टू बन जाएगा, ये कॉस हमें कितना डालना है? कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस 0 अगर 1 हो गया तो इट इज A² प्लस B² प्लस 2AB। और ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, दैट इज √A+B का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट का साइन हटेगा तो कितना आ जाएगा? ये A+B। तो यही तो आप कर रहे हो। हाँ, तो डायरेक्टली हो गया, एक शॉर्टकट बना लिया। तभी तो हम ये करते हैं, सीधे सीधे ऐड करना सिखा देते हैं बच्चों को, पूरा कंसेप्ट नहीं समझाते जूनियर क्लासेस में। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सीधे सीधे दोनों को ऐड कर दो। अब मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, मान लो ये 4 वेक्टर यहाँ ना होकर यहाँ होता, तब आपका आंसर आता, तब आप बोलते सर मेरा आंसर है 1। मतलब दोनों को आपने, हाँ, -1 या दोनों को आपने माइनस कर दिया। अब इसको फॉर्मूला से लगाते तो क्या करते? तो इस सिचुएशन में जब ये फॉर्मूला लगाते, तो जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं तो थीटा हो जाता है 180, कॉस 180 होता है -1। -1 की वजह से यहाँ पर साइन हो जाता है आपका माइनस का, और ये बन जाता है A-B का होल स्क्वायर। A-B का होल स्क्वायर को आप सॉल्व करते कितना आ जाता? A-B। यही तो किया है आपने, यही तो किया है आपने, है ना? तो जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अच्छा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंगल पर काम कर रहे होते हैं 90 डिग्री पर, बीच के सब एंगल के तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी एंगल पर काम कर रहे होते ऐसे, मतलब वो 90 होता, तो मैं स्पेशल केस के फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो कॉस 90 होता है 0, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता। सिर्फ क्या बता? √A² प्लस B²। और पाइथागोरस थ्योरम में आप ये तो करते हो। और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं tan बीटा, अभी वो सिखा रहा हूँ। तो आप समझ गए कि ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला, वट एवर द एंगल बिटवीन देम। आप ये फॉर्मूला लगाइए, यू विल गेट द आंसर, √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। और tan बीटा क्या था बताइए? tan बीटा इज, नहीं नहीं, नहीं, B sin थीटा, हाँ ये बोलना मैं, B sin थीटा अपॉन A+B। और सब एंगल भी निकलेंगे,
इसमें बी कौन सा वेक्टर है? सेकंड वेक्टर। ए कौन सा है? फर्स्ट वेक्टर। चलो अब क्वेश्चन करते तभी आपको समझ में आना शुरू होगा। अभी तक तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अब उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। बोलूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? मैं बोलता हूं, आप नोट करो, फिगर बनाता हूं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड है नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन टू फोर्सेस F1, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, दोनों ही 6 न्यूटन के हैं, एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना? और ये इनके बीच का एंगल है जो फिगर में शो किया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का होना, या तो देखो अगर किसी को मैं डायग्रामेटिकली बोलूं तो बच्चा क्या करेगा ऐसे केस में? पैरेललोग्राम लॉ के लिए क्या करेगा कि सर ये रहा एक वेक्टर, एक ये रहा वेक्टर, ये रहा पैरेललोग्राम, कंप्लीट करो और ये रहा रिजल्टेंट, है ना? लेकिन यहाँ तो हमें वैल्यूज दे रखी है। चलिए वैल्यूज के लिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये F1 वेक्टर को आप फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए मान लो, ये आपका बी मान लो। अब आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है। तो आपने अभी अभी निकाला कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है पहला वेक्टर, हमने इसको पहला मान लिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस दूसरे का भी 36 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू पहला वेक्टर 6 इंटू दूसरा वेक्टर 6 इंटू इनके बीच का एंगल cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है sin 30 1/2 के बराबर। cos 60 sin 30 के बराबर होता है ना? तो ये r कितना हो गया? अंडर रूट 36 और अंडर रूट में ही तीसरी भी 36 आ जाएगा, 108 हो गया। 108 को आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 6√3 न्यूटन। 6√3 न्यूटन। इसका मतलब, अगर इस पॉइंट पर, आपने दो फोर्स लगा दिया, एक 6 न्यूटन का राइट साइड में और दूसरा 6 न्यूटन का 60 डिग्री पर, तो बॉडी 6 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगी, 6√3 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है? 6 और 6 12 भी नहीं होगा, तो उसका आंसर 6√3 होगा। अब बात आती है डायरेक्शन में कहाँ जाएगी, तो हम कहते हैं मान लो वो बॉडी या रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और वो ये एंगल जो बनाएगा वो एंगल है बीटा। ठीक है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने सीखा हुआ है जिस डायरेक्शन में जाएगा तो वो tan बीटा कैसे दिया जाएगा बताओ? जो रिजल्टेंट है भाई, रिजल्टेंट की एक डायरेक्शन भी तो है ना, 6√3 लग रहा है किस डायरेक्शन में, तो आपने कहा कि भाई वो सर tan बीटा विल बी गिवन बाय, क्या लिखा फॉर्मूला? बी साइन थीटा। बी कौन सा है? सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर ये रहा 6। साइन थीटा कौन सा है? इनके बीच का एंगल ये रहा sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2 अपॉन ए प्लस बी। ए कौन सा है? 6, बी फिर 6 और cos 60 क्या होता है? sin 30 के बराबर 1/2। ये कितना हो गया? 9। तो आंसर आया 6 × √3/2 और साथ में नीचे आया 9। ठीक है ना? ये 6 और ये 18 हो गया, 3 से कट गया, √3/3 यहाँ लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 नीचे कट जाएगा, 1/√3 कितना आया? 1/√3। तो ये जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है tan बीटा 1/√3। ठीक है? आप सोचो tan थीटा 1/√3 कितने पे होता है? बोलो बोलो, नोट कर। हम्म, तो इसका मतलब अगर tan बीटा 1/√3 है तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हाँ, पर हर बार नहीं होगा ना।
जरूरी थोड़ी हर बार मैं 6 6 ही दूंगा। अगर 6 और 8 दूंगा, 6 और 10 दूंगा तो क्या करोगे, बदल जाएगा। समझ में आया? अब हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर बताया उसका मैग्नीट्यूड भी बताया है कि भाई 6 6 की जगह 6√3 काम करेगा, और उसकी डायरेक्शन भी बताई है। बोलिए, क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। करें? हाँ जी, नोट करो। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are added to give resultant vector which is of the same magnitude as the two vector। अरे वाह, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम आया। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ लो, मान लो आपने एक पॉइंट पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और उसी पॉइंट पर एक और फोर्स लगाया, इनके बीच का एंगल आपने कुछ ऐसे चूज करा कि रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड भी सेम आया, जितना इसका मैग्नीट्यूड, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका। क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला अभी तक? आप लिख लो, पहले लिख रहे हो आप, स्टेटमेंट लिख रहे हो। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड, और दोनों वेक्टर को ऐड किया, टू गिव रिजल्टेंट विच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द टू वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये बताओ उनके बीच में थीटा क्या था। हमने, बड़ा देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कोई वेक्टर, ए वेक्टर ये मान लो ऐसा होगा, ठीक है, और मान लो बी वेक्टर, चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। इनके बीच में थीटा कुछ है हमें नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग जो रिजल्टेंट आया ना, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। आपको थीटा निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल है देखो। अब हम जानते हैं फिर से ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड। अभी पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं लगा, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इन सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो इन सबका मैग्नीट्यूड x है, तो r भी x हो गया, ठीक है ना। अंदर भी अगर हम जाएं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, काम करते हैं, इस इक्वेशन का साथ साथ स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आर एक्स का स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा, x² प्लस ये भी x² प्लस 2x² कॉस थीटा। सबके मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2x², ये भी क्या हो गया, 2x²। 2x² कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। अगर हम 2x² कॉमन लेंगे, ये तो हो गया हमारा x² इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 2 कॉस थीटा। क्लियर? x² से x² कैंसिल। अब क्या आया बताओ, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 2 को उधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आया, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इस 1 को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देता हूँ, और ये शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर इक्वल टू आ गया। 1/2 माइनस 1 कितना होता है, हाफ में से 1 जाएगा, तो माइनस के हाफ हो गया, है ना। नहीं, हमने 1/2 माइनस, यहाँ 2 कॉस थीटा आया था अंदर, चेक करो।
अच्छा कॉस थीटा था। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। हाँ यहाँ कॉस थीटा था है ना, यहाँ भी कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/2। अब आपको ये जानना पड़ेगा, एक बार चेक करते हैं, मुझे ना पीछे का चेक करते हैं। हमने क्या कॉमन लिया था? हाँ यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो खाली अंदर यही आना था। हमने x² + x², इस स्टेप में हम थे ना, इस स्टेप में हमने 2x² कॉमन लिया था, तो 1 + 2 cos थीटा, नहीं 2x² कॉमन लिया था ना, तो 1 + cos थीटा आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक थी, ये 1 + cos थीटा आएगा। ठीक है आगे चलते हैं वापस, आगे तो जा नहीं रहा, चलो कोई नहीं। सो फाइनली हमें क्या देखा हमने, यहाँ पर बच रहा था 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा, याद कर लो, 120 डिग्री होता है। कितना होता है? क्या cos थीटा, पहले बताओ, 1/2 होता है कभी? cos थीटा, हाँ cos 60 पे होता है। तो 60 अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ 60 टोटल 120 होता है, पूरा 180 होता है ना। अगर ये 60 है तो इधर वाला एंगल 120 होगा। तो थीटा कितना है? 120। तो अगर दो वेक्टर, ये भी बात शॉर्टकट में याद कर लो, अगर दो वेक्टर कभी भी ऐसा हो कॉम्पिटिटिव के लिए, क्या, कि दोनों एक दूसरे के साथ 120 पर एक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इन दोनों के इक्वली आ जाएगा। मतलब अगर आपने 5-5 न्यूटन के दो फोर्स चेक करके देखो, आप लगा के देखो, अब 5 न्यूटन का एक फोर्स, अब एक क्वेश्चन चलो मैं आपको देता हूँ, 5 न्यूटन का एक फोर्स और दूसरा भी फोर्स है 5 न्यूटन का, ये 120 डिग्री पर लगाइए, चेक करिए इसका रिजल्टेंट क्या आता है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, चेक कीजिए।